हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको यूनिट 1 पढ़ा दिया था। और आज बारी है यूनिट 2 की, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। लैंड यानी ज़मीन, भूमि जो हम देखते हैं, जिस पे हम खड़े होते हैं। सॉइल यानी मिट्टी। वाटर तो आप जानते ही हैं, पानी। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि जंगल में मिलने वाले संसाधन हैं। तो देखिए, चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है आपको एक स्टोरी बताई जाती है। तो यहाँ पे स्टोरी आपको बताई गई है तंजानिया, जो कि तंजानिया अफ्रीका में है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है जहाँ माम्बा रहती है अपनी माँ के साथ, जो कि बहुत सुबह सुबह उठ के पानी लेने जाती है। पानी लेने उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत देर तक उसको वॉक करनी पड़ती, तब जाके उसे पानी मिलता है। उसके बाद जब वो अपने घर आती है तो अपने भाई को वो अपनी बकरियों की देखभाल करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये बताया गया है कि उसकी फैमिली के पास एक रॉकी लैंड है। ऑल हर फैमिली ऑन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी एक छोटी सी झोपड़ी है जिसके चारों तरफ बहुत ही चट्टानी लैंड है, भूमि। माम्बा के जो फादर हैं कैन बेयरली ग्रो सम मेज और बीन्स। बहुत मुश्किल से वो मक्का और सेम उगा पाते हैं। दिस इज़ नॉट एनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर अ होल ईयर। जो पूरी साल उनकी फैमिली के खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं होता है। देखिए, वहीं दूसरी ओर पीटर की लाइफ दिखाई गई है। तो पीटर रहता है इन अ हर्ड ऑफ अ शिप रेयरिंग रीजन इन द न्यूजीलैंड। वो न्यूजीलैंड में रहता है। देखिए, अफ्रीका बिल्कुल अलग जगह है और न्यूजीलैंड बिल्कुल वर्ल्ड के दूसरी कोने में। तो वहाँ उसके फैमिली जहाँ रहती है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। वूल जो होती है ऊन को प्रोसेस करने की फैक्ट्री चलाती है, क्योंकि वो जहाँ पे भेड़ पालन का एक जो रीजन है वहाँ रहता है। तो पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। वो देखता है कि उसके जो अंकल हैं वो उन भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन। अब देखिए, उनके जो शीप यार्ड है वो कहाँ है, बहुत ही चौड़े और घास के समतल मैदानों में। वहीं माम्बा कहाँ रह रही थी, रॉकी लैंड में। ये कहाँ रह रहा है, प्लेन में। और विथ हिल्स इन फार डिस्टेंस, थोड़े दूरी पे पहाड़ भी हैं। तो इट इज़ अ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। वो कैसे इसको वूल प्रोसेसिंग जो फैक्ट्री है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से उसको मैनेज करते हैं। अब पीटर की फैमिली भी वेजिटेबल्स उगाती है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से उगाती है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि माम्बा और पीटर हैं वो दो अलग अलग रीजन में रहते हैं, और इन दोनों अलग अलग रीजन में रहने के कारण उनकी लाइफ स्टाइल किस तरीके से अलग अलग हो जाती है। लैंड अलग है, वहाँ की वेजिटेशन अलग है, वहाँ पे जो वो पशु पालते हैं वो अलग हैं। तो इस तरीके से उनकी लाइफ स्टाइल भी अलग अलग है। देखिए, आगे कहा गया है कि माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफ़िकल्ट लाइफ्स। ठीक है, दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द। अब देखिए, ये डिफरेंस क्यों है, ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। इन कारणों की वजह से ये डिफरेंस है। देखिए, द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, ये वाले जो रिसोर्स हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल, टेक्नोलॉजी, इन रिसोर्सेज की वजह से मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अलग अलग जो जगह हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करती है। किस बेस पे कि ये रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, कहाँ पे ये रिसोर्सेज किस तरीके के हैं और कितनी मात्रा में हैं। तो देखिए, अब ये रिसोर्सेज को डिफाइन करते हुए आगे बताया गया है कि सबसे पहले लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट कवर्स ओनली
about 30% of the total area of the earth's surface and all parts of this small percentage are not habitable। देखिए ये पूरी अर्थ के जितने भी सरफेस हैं उसका 30% कवर करता है, और इस स्मॉल परसेंटेज का भी जितने भाग हैं वो सारे हैबिटेबल नहीं हैं, वो भी रहने लायक नहीं हैं। तो लैंड पे क्या होता है, द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन होता है, सब जगह एक जितने लोग नहीं रह रहे होते हैं। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए कि किस वजह से पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में रहती है। ये है ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वहाँ की लैंड और क्लाइमेट यानी वहाँ की भूमि और वहाँ की जो जलवायु है उसके विशेषताएं अलग अलग हैं, उस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन भी डिफरेंट रहती है। अब देखिए आगे समझा रहा है, रग्ड टोपोग्राफी यानी जहाँ पे बहुत ही ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, स्टीप स्लोप्स जहाँ पे स्लोप बहुत तीव्र ढाल वाले हैं जो कि माउंटेन्स पे मिलते हैं, लो लेइंग एरियाज़ वो एरियाज़ जो कि बहुत ही नीचे है, गड्ढों के जैसे है, तो उनमें क्या हो जाता है, दे आर ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। लो लेइंग एरियाज़ में क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। वहीं डेजर्ट एरियाज़ रेगिस्तानी इलाके, थिक फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ही सघन जंगल हैं, ये एरियाज़ आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, वो बहुत ही कम पॉपुलेशन वाले होते हैं। देखिए जहाँ पे डेजर्ट है, बहुत सारा जंगल है तो जानवर रहते होंगे, ठीक है, पानी लॉगिंग हो जाती है, माउंटेन के स्लोप्स हैं, रग्ड टोपोग्राफी है, तो ऐसी जगह पे लोग कैसे रह पाएंगे, तो वहाँ पे बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड, बहुत ही कम पॉपुलेशन होगी या अनइनहैबिटेड या वहाँ पे कोई रहता ही नहीं होगा। तो ऐसी ज़मीन पे कम लोग रहते हैं या लोग रहते ही नहीं हैं। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो देखिए अब जो समतल ज़मीन है और जो नदियों की घाटियाँ हैं, रिवर वैलीज, ये क्या करती हैं, सूटेबल लैंड प्रोवाइड करती है फॉर एग्रीकल्चर, वो कृषि करने के लिए अच्छी ज़मीन देती है। तो इससे क्या होता है, दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए वो स्पार्सली पॉपुलेटेड था, ये डेंसली पॉपुलेटेड है। ये आपको याद रखना है कि स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ कौन से हैं और डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ कौन से हैं, प्लेन एंड रिवर वैलीज। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है। फिर है लैंड यूज़। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। देखिए आप इस पिक्चर में लैंड के कितने यूज़ हैं। हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जंगल उगा सकते हैं, हम माइनिंग कर सकते हैं जिससे कि ज़मीन के अंदर से खोद के हम खनिज निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, हम घर बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, और हम बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। इसे हम कहते हैं लैंड यूज़ यानी भूमि का उपयोग। या आपको याद रखना है कि लैंड यूज़ क्या होता है, लैंड को डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना, दैट इज़ लैंड यूज़। फिर ये कहता है द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। अब कोई भी लैंड है, कोई भी भूमि है, उसका यूज़ किस बात पे निर्भर करता है, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं यानी कि भौतिकी फैक्टर्स हैं जो बाहर से दिखते हैं, सच एज टोपोग्राफी, जैसे कि वहाँ की ज़मीन किस तरीके की है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, या पहाड़ है, नदी है, पानी है, क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी। सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, मिनरल्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब हम किसी भी ज़मीन को यूज़ करने के लिए क्या क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कम से कम ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी टोपोग्राफी देखेंगे, फिर हम देखेंगे उस ज़मीन की सॉइल कैसी है, फिर हम देखेंगे क्लाइमेट कैसा है, मिनरल्स मिलते हैं कि नहीं, और पानी मिलता है कि नहीं। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट 4-5 लाइनें हैं। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। अब जहाँ पे अब मेरे को लैंड यूज़ करनी है वहाँ पे ऑब्वियसली ह्यूमन फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। इंसान ही नहीं होंगे तो इन सब चीज़ों का यूज़ कौन करेगा, वहीं इंसान होंगे तो वो टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे। तो दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ
डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। तो ये पूरा पैराग्राफ आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, कि लैंड को यूज़ करने के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए, लैंड को अब हम डिवाइड करेंगे तो दो भागों में बांट सकते हैं, प्राइवेट यानी किसी की अपनी खुद की लैंड हो, या कम्युनिटी यानी बहुत सारी सोसाइटी के लोगों की एक साथ लैंड हो, यानी पूरे समाज की हो या तो किसी एक आदमी की हो। तो प्राइवेट लैंड इज़ ऑन्ड बाय इंडिविजुअल, एक ही आदमी के द्वारा ओन की जाती है, जैसे अपनी खरीदी हुई ये सब होती है। वहीं कम्युनिटी लैंड इज़ ऑन्ड बाय द कम्युनिटी और कॉमन यूज़, वो सारे समुदाय के द्वारा यूज़ की जाती है और उसका एक कॉमन यूज़ होता है, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स एक्सेट्रा। ओके, तो दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इनको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसे प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो कि सबको काम आते हैं। तो people and their demands are ever growing but the availability of land is limited। अब देखिए, लोगों की जो लैंड की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड तो हमने अभी पीछे पढ़ा ही था ओनली 30% है, और 30% में भी जो हैबिटेबल है वो बहुत कम है। तो ठीक है ना, तो पीपल स्टार्टेड encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agriculture land in the rural areas। okay, तो देखिए, इसमें लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, उन्होंने जो कॉमन लैंड थी, जो कम्युनिटी लैंड थी, उसमें अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, वो उसमें भी घुस गए हैं। किस लिए? कमर्शियल एरियाज़ बनाने के लिए, उसको हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, जो कि अर्बन एरियाज़ है उसमें, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करने के लिए इन रूरल एरियाज़ में, गांव वाले एरिया में उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड कर लिया है। तो टुडे द वास्ट चेंज ऑफ द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। देखिए, अब लैंड के पैटर्न चेंज होने से हमारे यहाँ कल्चरल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि अब आप देखिए, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, ये सब क्या है? ये सब लैंड की जो हमारी क्वालिटी है वो ख़राब होने से जो हो रहा है लैंड का नुकसान, ये उसके तरीके हैं। लैंड डिग्रेडेशन, हमारी जो भूमि है वो डिग्रेड हो रही है। लैंड स्लाइड्स, बहुत बड़े लेवल पे ज़मीन के टुकड़े खिसक जाते हैं, जिसे कहते हैं लैंडस्लाइड्स। सॉइल इरोजन यानी मट्टी कटाव होके बह के चली जाती है, तो उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। डिजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण, यानी बहुत जब मिट्टी सूख जाती है, उसमें पानी नहीं रह जाता है और वो बिल्कुल किसी काम के लिए नहीं रहती है, तो उसे कहते हैं डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थल बन जाता है। दीज आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, ये सब हमारे पर्यावरण के बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, बिकॉज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी, जो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और बहुत सारे हमने निर्माण की एक्टिविटीज़ शुरू कर दी है लोगों ने, उसकी वजह से ये सब। अब देखिए, जितनी ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होगी उतने ज़्यादा जंगल काटे जाएंगे, तो जंगल काटने से सॉइल इरोजन होगा, पानी के साथ मिट्टी बह के कहीं और चली जाएगी। तो इस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में जो सॉइल, लैंड, ये सब है, ये डिप्लेट होता है। तो ये सब क्या है? दीज आर मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हम लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, जो ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर इवन ग्रोइंग डिमांड्स हैज़ लेड टू द लार्ज स्केल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। बहुत सारे फॉरेस्ट हमने काट दिए हैं क्योंकि हमारी लैंड की मांग बढ़ती जा रही है। अरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग हिज नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए, हमने बहुत सारी कृषि करने के लिए या अदर यूजर्स के लिए लैंड को यूज़ करने के लिए हमने जंगल काट दिए, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। तो देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन लैंड रिसोर्सेज मस्ट बी चेक्ड। एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizer and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve the land। ये देखिए, ये आप याद रखेंगे कि लैंड को कंजर्व करने के कौन कौन से मेथड हैं।